हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल द इकोनॉमिक्स हब। माय नेम इज़ अनंत। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 3। एपिसोड नंबर 1 में हमने लिबरलाइजेशन, एपिसोड 2 में हमने प्राइवेटाइजेशन एंड एपिसोड 3 में हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ग्लोबलाइजेशन के साथ। एपिसोड 3 दैट इज ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन जब भी आपके दिमाग में शब्द आए या पेपर में शब्द आए तो मतलब ग्लोब, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है वो बेसिकली बना है ग्लोब से। ग्लोब का मतलब क्या होता है? ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये तो आप देख रहे हैं, पूरे विश्व में आप कहीं भी क्या कर सकते हैं? आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड का मतलब व्यापार कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये हो गया ग्लोबलाइजेशन। आइए इसको थ्योरी के साथ पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन मीन इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमिक ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज। अपनी इकोनॉमी को हम लोग क्या करते हैं? दूसरी कंट्रीज़ के साथ क्या करते हैं? रिलेट करते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स। चाहे हम गुड्स की बात करें, मतलब ट्रेड करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, या हम किसी और तरीके से जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करें। ठीक, तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, चाहे एफडीआई और एफआईआई करें, तो दीज ऑल अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि आप अपने गुड्स को बाहर भी भेज सकते हैं और बाहर के गुड्स को भारत में भी ला सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अक्रॉस द बॉर्डर्स। अब ग्लोबलाइजेशन में एक टर्म आपको दे रखा है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है दिस इज एन इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आउटसोर्सिंग का मतलब है बाहर की चीज़ें भारत में आनी है और भारत की चीज़ें बाहर जा रही है। ठीक है, इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज। केवल और केवल गुड्स ही, मैंने आपको बताया, केवल गुड्स ही आप लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन आने के बाद हम सर्विसेज को भी क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब बाहर के लोग भारत में आ रहे हैं काम करने के लिए और भारत के लोग बाहर जा रहे हैं काम को करने के लिए। ठीक है, जिसमें जिस तरह की सर्विस इंक्लूड्स हैं, जैसे कॉल सेंटर्स आपने देखा होगा, बीपीओ, क्लिनिकल एडवाइस, किसी डॉक्टर से एडवाइस लेना है, टीचिंग, कोचिंग एंड मैनी मोर सर्विसेज। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। तो आइए आउटसोर्सिंग के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन इमर्जिंग एंड इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, पर्टिकुलरली बीपीओ। आपने देखा है नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव एक बीपीओ के हब हैं जहाँ पे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको हम जानते हैं कॉल सेंटर्स के नाम से, बहुत बड़ा हब है। ठीक है, इसके पीछे दो रीज़न है। क्योंकि भारत में जो लेबर है वो चीप मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़। मतलब लोग कम पैसों में भी काम करने को तैयार हैं। रिलेटिवली लो वेजेस रेट फॉर द स्किल्ड वर्कर। इवन पढ़े लिखे लोग भी क्या करते हैं? कम पैसे में काम करने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं? भारत में आती हैं, अपने बिजनेस को सेटअप करती हैं और यहाँ के लोगों से काम करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, मतलब प्रॉफिट को अर्न करती हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आउटसोर्सिंग। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पॉलिसी, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई गई जिसको हमने प्रमोट किया ग्लोबलाइजेशन को इंडियन इकोनॉमी में। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भारत में पहले क्या था? पहले भारत में जो इक्विटी, मतलब आप बिजनेस कर सकते थे लेकिन आपका कोई हक नहीं था। तो लोग कहते थे भाई बाहर के लोग आके बिजनेस, हम ऐसा बिजनेस करें ही क्यों जिसमें हम कर तो सकते हैं लेकिन पूरी तरह से हमारा रोल उसमें नहीं है। पहले क्या था? पहले केवल 47% प्रायोरिटी दी जाती थी। अब क्या हुआ? अब एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस को अलाउड कर दिया फॉरेन, आप बोल सकते हैं फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 100%, 47 से 100% अलाउड कर दिया। इसका मतलब यह है कि पहले 47% शेयर्स ही वो लोग भारत में क्या कर सकते थे? टिक ऑफ कर सकते थे। अब क्या हुआ? 100%, मतलब वो अपने हिसाब से बिजनेस को क्या कर सकते हैं? अब रन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल। कभी आपसे प्रैक्टिकल में पूछे तो आप बता देना, पहले सिर्फ 47% थी, अब बढ़ के वो कितनी हो गई है? 100% हो गई है, जिससे लोग बाहर के आए और भारत में क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करें। ठीक है, किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गया, रोक टोक खत्म हो गई, टैरिफ कोटास कम कर दिए, जिससे क्या हो? बाहर के लोग भी भारत में आके क्या कर सकें? बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकें और भारत के लोग भी बाहर जा सकें। अब है पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि पहले क्या होता था? आप इंडियन रुपीज़ में ना कोई चीज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। ठीक,
अब क्या हुआ, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को भी ले सकते हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड को भी ले सकते हैं, रेमिटेंसेज, अगर आपका कोई फैमिली बाहर रह रही है उसके एक्सपेंसेस को भी आप बेयर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज। दिस इज कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, मतलब सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, आप कोई भी फॉरेन करेंसी को सेल कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी को परचेज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज। क्लियर हुआ? दिस इज ऑल अबाउट पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। अब पहले क्या होता था, पहले भारत में लोग आते थे, कहते थे यार भारत में हमारा कोई 47% शेयर है, ना ही कोई हमें ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, तो बहुत सारे लोग ना भारत में लंबे समय तक बिजनेस नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इतना नहीं हुआ करता था। लेकिन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद भारत में क्या हुआ, लोग आए, स्पेसिफिक गुड्स को लेके आए। क्यों? क्योंकि भारत में जो रेस्ट्रिक्शन था वो ख़त्म कर दिया, हमने पीछे पड़ा, तो लोग सोचने लगे अब भारत एक ऐसा जरिया बन गया है, भारत एक ऐसा देश बन गया है जहाँ पे हम अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक चला सकते हैं और उससे ज़्यादा ग्रोथ क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। जो ड्यूरेशन था ना, पहले क्या होता था, पहले 1 साल के बाद फिर आपको लाइसेंस लेना पड़ रहा है, 2 साल, अब गवर्नमेंट ने 5 साल से ज़्यादा कर दिया। ठीक, क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वी हैव रिडक्शन इन टैरिफ। रिडक्शन इन टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैरिफ का मतलब होता है किसी तरह की ड्यूटी लगा देना। ड्यूटी मतलब टैक्सेस लगा देना। अब पहले बहुत सारी ड्यूटी टैक्सेस लगते थे जिसकी वजह से भारत में बाहर के लोग आके इन्वेस्ट नहीं करते थे। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने रिडक्शन टैरिफ करा, जिसके क्या हुआ, भारत में कॉम्पिटिटर बढ़ा, कंपटीशन बढ़ने से जब भी किसी भी इकोनॉमी में कंपटीशन बढ़ेगा उसका हमेशा फ़ायदा किसको होगा, कस्टमर्स को होगा। ठीक है, तो रिडक्शन इन टैरिफ हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी कम हुई, भारत में लोग आके क्या करने लगे और बाहर के लोग भारत में जाके इन्वेस्टमेंट करने लगे। ठीक, विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, सपोज एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि पहले क्या होता था, आप 100 यूनिट्स ही लाके भारत में सेल कर सकते हैं, आप 70 यूनिट्स ही लाके भारत में सेल कर सकते हैं, लेकिन अब किसी भी इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन पूरा गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, WTO आया, WTO ने कहा आप जितना एक्सपोर्ट करना चाहें, जितना इंपोर्ट करना चाहें, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, टोटली विड्रॉ कर लिया, मतलब वापस कर लिया। अब आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी उतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जितना मर्जी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? चलिए, ये टैरिफ को और नॉन टैरिफ को मैं यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? टैरिफ बैरियर्स आर इम्पोज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी। जो टैरिफ बैरियर होता है वो टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ के फॉर्म में होता है। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है अगर कोई बाहर से एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कोई कर रहा है तो उससे क्या करते हैं, उसके गुड्स पे हम लोग टैरिफ लगा देते हैं। टैरिफ मतलब टैक्सेस लगा देते हैं, जिससे जो उसकी कॉस्ट हो जाती है ना, वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब जब कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है तो कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से लोग, बाहर के लोग भारत में इन्वेस्ट नहीं करते थे। अब क्या हुआ, टैरिफ को क्या कर दिया, क्या कम कर दिया गया, जिससे भारत में आए लोग और इन्वेस्ट करें। ठीक है, जिससे जब भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ टैक्सेस तो गवर्नमेंट आज भी ले रही है। ठीक, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होता है? नॉन टैरिफ बैरियर्स होता है, ये नॉन टैरिफ बैरियर्स होता है एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो हमने पीछे पढ़ा, ये पर्टिकुलरली टैक्स और नॉन टैक्स के फॉर्म में होता है। मतलब नॉन टैक्स बैरियर्स आर इम्पोज इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशन। बहुत सारी रेगुलेशन लगा दी, आप इस तरह का गुड्स नहीं ला सकते, आप ये नहीं कर सकते, कंडीशंस लगा दी, अगर आप ये लाएंगे तो उसके साथ आपको ये भी मशीन लानी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट लगा दी, ये लाइसेंस वो लाइसेंस, फॉर्मेलिटीज़ इतनी थी, पेपर वर्क इतना था, तो लोग कहते थे हटाओ हम ला ही नहीं रहे भारत में। अब क्या किया, उनको भी क्या कर दिया, टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों को क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, भारत में लोग आए बाहर के और उन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करा, शुरू किया। क्लियर हो गई बात? तो दिस इज कॉल्ड टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। क्लियर हुआ? चलिए, अब यहाँ पे यूनिलेटरल, बायलैटरल, मल्टीलेटरल 3 तरह के एग्रीमेंट्स दे रखे हैं। ये होते क्या है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल से होते हैं। यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो वन साइडेड होता है। तो वन साइडेड कैसे होता है? वन साइडेड होता है जैसे आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, डोनेशन दे दी, ग्रांट दे दिया, तो ये एक तरफा जो होता है, दिस इज कॉल्ड यूनिलेटरल पेमेंट। जो वन साइडेड पेमेंट होती है इसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल पेमेंट। ठीक है, बायलैटरल पेमेंट क्या होता है? बायलैटरल पेमेंट होता है एक इस तरीके का जहाँ पे 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, 2 कंट्रीज। जैसे इंडिया ने
यूएस के साथ ट्रेड किया, इंडिया ने यूएस को गुड्स भेजा, यूएस ने इंडिया का गुड्स भेज दिया, तो दिस इज कॉल्ड बायलैटरल ट्रेड। और मल्टीलैटरल ट्रेड क्या होता है, जैसे इंडिया यूएस को भी सामान दे रहा है, चाइना को भी दे रहा है, और आपका भूटान को भी दे रहा है, नेपाल को भी दे रहा है, तो अलग अलग कंट्रीज़ में क्या कर रहे हैं वो लोग, ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, ऐसी यूएसए बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, ऐसी चाइना बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, ऐसी भूटान, ऐसी नेपाल। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीलेटरल। जो यूनिलेटरल होते हैं वो वन साइडेड होता है, बायलेटरल होता है टू साइडेड होता है, मल्टीलेटरल जो होता है मैनी साइडेड। मैनी साइडेड मतलब बहुत सारे लोग इसमें क्या होते हैं, मैनी कंट्रीज़ क्या होती हैं इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं वन कंट्री, इसमें टू कंट्री, और इसमें मैनी कंट्री। मैनी कंट्री मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ क्या होती हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं। दिस इज कॉल्ड बायलैटरल, दिस इज कॉल्ड मल्टीलैटरल, दिस इज कॉल्ड यूनिलैटरल। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं WTO के बारे में। WTO क्या होता है। WTO का एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ऑपरेशंस में आया था 1995 में। बस WTO is the only global international organization dealing with the rules of trade between nations। किस तरह का गुड्स बेचेंगे, किस तरह का गुड्स भारत में आएगा, किस तरह का गुड्स भारत से जाएगा, या अलग अलग कंट्रीज़ में किस किस तरह के गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, किस किस तरह के गुड्स क्या हो रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं। तो ये सब WTO ध्यान रखता है। WTO जो है वो उसके 164 मेंबर हैं। ये आपको पूछ सकता है, या आप याद रखना WTO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, WTO is expected to promote free trade by eliminating tariff and non-tariff barrier। WTO ये देखता है कि किसी तरह का ज़्यादा टैरिफ तो नहीं ले रही है कोई गवर्नमेंट किसी कंट्री से, कोई ऐसा टैरिफ नॉन टैरिफ तो नहीं लगा रही है जो नहीं लगाना चाहिए। तो वो सारा काम किसका होता है, WTO का होता है। WTO में यही आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे WTO बहुत सारा डिटेल में है, आपको बस इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट है FDI और FII। FDI और FII की मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई थी, आप इसको मैं आपको इसमें बता देता हूँ। FDI और FII क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो पर्टिकुलर कंपनी भारत में आके बिजनेस इस्टेब्लिश कर रही है, अपनी दुकान खोल रही है, अपना शॉप खोल रही है, अपना मॉल खोल रही है। जैसे आपने डोमिनोज पिज़्ज़ा देखा है, आउटलेट देखा है जहाँ पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, मैकडोनल्ड्स देखा है जहाँ बर्गर खाने जाते हैं, पेप्सी कोक जो आप पीते हैं, तो एक्चुअल में ये इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं। तो ये होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और FII होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भारत में आएंगे नहीं, फिजिकली नहीं है, बट इन द फॉर्म ऑफ शेयर, इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, वो भारत में क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनका फिजिकल अपीयरेंस होता है FDI का, और इनका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का। क्लियर हुआ FDI और FII। दिस इज अबाउट FDI एंड FII। अब इसमें दे रखा है आपको कि एन अप्रेजल्स ऑफ LPG पॉलिसी परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म। ड्यूरिंग रिफॉर्म्स के टाइम पे गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट रहे इसके, ठीक है, बिल्कुल रहे होंगे। अब वाइब्रेंट इकोनॉमी क्या होता है, वाइब्रेंट इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे इकोनॉमी जो है ना आपकी वो वाइब्रेंट हो, मतलब ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है ना वो आगे बढ़ रही हो। आगे किस फॉर्म में बढ़ रही हो, जैसे GDP बढ़ रही है उस कंट्री की, उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उस कंट्री में आउटपुट बढ़ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी इसको बोला जाता है जिस कंट्री में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जिस कंट्री में लोग आगे बढ़ रहे हैं, GDP आगे बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेंट इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। LPG के आने के बाद क्या हुआ, LPG के आने के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को हमने बहुत ज़्यादा फोकस करा, मतलब जो IT सेक्टर थे वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। ठीक है, चाहे वो BPO के फॉर्म में बने, मतलब कॉल सेंटर्स के फॉर्म में बने, और बहुत सारे मशीन्स आई, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स थोड़ी सी कम हुई, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को बढ़ाया गया, जिससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी है, जो आउटपुट है, वो तेज़ी से क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बिल्कुल बढ़ेगा जब भारत में कोई कंपनी आएगी। सपोज कोई कंपनी XYZ, या आप मान सकते हैं मैकडोनल्ड्स आई, या आपका डोमिनोज आया, या पेप्सी आई, कोक आई, तो भारत सरकार उसे फ्री में तो ना आने देगी। भारत सरकार उससे टैक्सेस तो लेगी, भले ही कम ले रही है लेकिन लेगी तो सही। तो क्या हो गया, अब टैक्सेस ले रही है, अब टैक्सेस भारत सरकार ले रही है, तो उससे क्या हो रहा है, भारत सरकार को रेवेन्यू हो रहा है। अब रेवेन्यू हो रहा है तो भारत सरकार का जो रिजर्व है, जो तिजोरियां हैं, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं, मतलब उनके पास पैसा, फॉरेन रिजर्व बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट वी हैव कंज्यूमर सोवरेनिटी। कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि पहले जो लोगों के पास चॉइसेस थी वो बहुत ज़्यादा कम थी या ना के बराबर थी। जो लोगों की चॉइसेस थी वो या तो बहुत कम थी या ना के बराबर थी। ठीक है, अब कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब हुआ अब इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस आया। मार्केट फोर्सेस का मतलब हम सब जानते हैं, बहुत बार हमने पढ़ा है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से काम होना शुरू हुआ। ठीक है, जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड हो रही है उस चीज़ की मार्केट में क्या होने लगी, सप्लाई होने लगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सोवरेनिटी। समझ में आ गई बात? ठीक, मतलब वही है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है तो लोगों की इनकम बढ़ी तो लोगों की चॉइसेस बढ़ी, जो लोगों की चॉइसेस बढ़ी तो लोग खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिससे इकोनॉमी क्या हो रही है, अच्छी हो रही है हमारी। ठीक है, जो ओवरऑल लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है सी, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं सी कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, सी प्लस आई इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, प्लस जी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, इंक्रीज हुई। ठीक है भैया, फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ, जो बाहर के प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड थी, जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही थी, वो भी भारत में आई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है ना, उसने क्या हुआ, री इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया चीज़ों में। अब उन्होंने कहा कि भाई भारत में, इंडिया में क्या हुआ, बाहर की कंपनीज आ रही हैं, बाहर की कंपनीज आ रही हैं तो इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है, जो इंडियन की कंपनीज है, वो भी उन्होंने भी अपने आप को क्या करना स्टार्ट किया, बढ़ावा स्टार्ट किया। इन्होंने कहा, सोचा कि बाहर की कंपनीज इतनी अच्छी अच्छी हैं, भारत में अगर ये लोग अच्छे से काम करेंगे तो हम तो पीछे रह जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो भारत की कंपनीज थी उन्होंने भी अपने आप को क्या किया, आगे बढ़ाया। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। अब जब भारत में लोग आए, भारत के लोग बाहर गए, तो लोगों ने इंडिया के बारे में जाना कि इंडिया इतना अच्छा है, इंडिया में इतने अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, इतनी नॉलेज है, किसी काम को इतने अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो एलपीजी के आने के बाद जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक तरह से पावर में आई वर्ल्ड में लोगों ने भारत को जानना शुरू करा और लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे ना, एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे भारत में, मतलब बाहर के इन्वेस्टर्स भारत में आके आईटी के फॉर्म में, टेक्सटाइल के फॉर्म में, इंजीनियर्स के फॉर्म में, ऑटो पार्ट्स के फॉर्म में, लीडिंग्स के फॉर्म में, तो उन्होंने देखा भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो बहुत तेज़ी से ग्रो होगी, तो उन्होंने भारत में क्या करना स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट, अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू द कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है सर। मोनोपोली मार्केट क्या था, सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, पहले केवल बीएसएनएल का एक सिम हुआ करता था, तो बीएसएनएल ने अपनी मोनोपोली बना रखी थी कि 60 रुपये 30 रुपये का कॉल रेट चलेगा, 20 रुपये का कॉल रेट, इनकमिंग पे भी पैसा लग रहा है, आउटगोइंग। आपके जो घर में बुजुर्ग होंगे ना या पुराने लोग होंगे, उनसे पूछना बीएसएनएल ने कितनी मोनोपोली चलाई। फिर क्या हुआ, एलपीजी के आने के बाद बीएसएनएल को टाटा बाय बाय हुआ। टाटा बाय बाय का मतलब लोगों ने कम यूज़ करना स्टार्ट किया, एयरटेल आया, आइडिया आया और बहुत सारी कंपनीज हुई। तो पहले मोनोपोली मार्केट थी, अब लोगों के पास कंपटीशन बढ़ना स्टार्ट हो गया। कंपटीशन का मतलब क्या हुआ कि जब बाहर के लोग भारत में आए, ठीक है, बाहर के लोगों ने भारत में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, तो लोगों को पता लगा अरे ये भी होता है, अरे ये भी इस कंपनी बनाती है, ये भी बनाती है। तो क्या हुआ, जब बाहर की कंपनीज भारत में आई तो भारत ने अपने प्राइजेस को कम किया। जो भारत की कंपनी थी, जो इंडिया की कंपनी थी, उन्होंने अपने प्राइजेस को गिराया, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होना स्टार्ट हुआ और लोगों के पास चॉइसेस क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, वाइड वेराइटी ऑफ चॉइसेस हो गई। लोग ज़्यादा चीज़ों को पसंद करने लगे और ज़्यादा लोग क्या करने लगे, अपनी इनकम को क्या करने लगे, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करने लगे। ठीक है, तो ये थे आपके गुड इफेक्ट। अब बात करते हैं थोड़े से बैड इफेक्ट के बारे में। बैड इफेक्ट क्या था, अब बैड इफेक्ट क्या हुआ भैया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ना, गवर्नमेंट ने उसको फोकस क्या करना स्टार्ट किया, कम करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ने कहा भाई एग्रीकल्चर को नेगलेक्ट करना, एक तरीके से नेगलेक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर हुआ। तो प्राइमरी सेक्टर से हम लोग किधर की तरफ शिफ्ट होने लगे, हम लोग प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शरी की तरफ शिफ्ट होने लगे। ठीक, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर्स में कम हुआ। जब इन्वेस्टमेंट कम हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ लेनी विड्रॉ कर दी, मतलब वापस कर दी। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ में कट कर दिया, क्रॉपिंग पैटर्न्स को चेंज कर दिया, तो जिसकी वजह से तो एग्रीकल्चर्स था वो कम हो गया हमारा। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद क्या हुआ, भारत में टेक्नोलॉजी का आना शुरू हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी आई,
पहले हम सब जानते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ कर रहे थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, मतलब 10 लेबर काम कर रही थी, अब वो ऐसी मशीन लेके आए केवल 2 लोगों की ज़रूरत है। तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ आपका भारत में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट क्या हुआ, हमने पहले पढ़ रखा है बहुत अच्छे से कि पब्लिक सेक्टर से चीज़ें किधर शिफ्ट होने लगी, प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट होने लगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो पब्लिक से पैसा निकाल के लोग किधर लाने लगे, प्राइवेट, मतलब जो गवर्नमेंट थी वो भी किधर शिफ्ट होने लगी, प्राइवेट सेक्टर्स पे। ठीक है, लोप साइडेड ग्रोथ, लोप साइडेड का मतलब होता है एक तरफा ग्रोथ। जैसे यहाँ पे एक तरफा अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो दिस इज कॉल्ड लोप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडस्ट्री था वो तो आगे बढ़ गया, लेकिन जो बाकी के सेक्टर्स थे वो क्या होने लगे, डिक्लाइन होने लगे। तो एक नेगेटिव इफेक्ट इसका ये भी हुआ। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक है इकोनॉमिक एंड सोशल ड्यूलिज्म। इकोनॉमिक ड्यूलिज्म क्या होता है, इकोनॉमिक ड्यूलिज्म का मतलब होता है किसी भी काम को करने के 2 पैटर्न होते हैं। ड्यूलिज्म का मतलब होता है 2 चीज़ों के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जैसे प्रोडक्शन की बात करें, इकोनॉमिक ड्यूलिज्म की बात करें, हम एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर 2 तरीके से कर सकते हैं, ट्रेडिशनल कर सकते हैं और मॉडर्न कर सकते हैं। ड्यूलिज्म मतलब 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में। ट्रेडिशनल सेक्टर से करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट कम होगा, ठीक है, जो रेट्स हैं वो कम रहेंगे, तो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल सेक्टर। मॉडर्न सेक्टर क्या होता है, मॉडर्न सेक्टर है हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स की जगह कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ तो लोगों की डिमांड बढ़ी, तो लोग क्या करने लगे थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ट्रेडिशन से मॉडर्न की तरफ क्या होने लगे थे, शिफ्ट होने लगे थे। ठीक है, और सोशल ड्यूलिज्म का मतलब क्या होता है, सोशल ड्यूलिज्म यहाँ पे अब भारत में पुअर लोग भी बहुत रहते थे, मिडिल क्लास रहते थे और रिचेस रहते थे। अब क्या हुआ, एक तो वो लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है और एक वो लोग हैं जिनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो 2 कैटेगरी में सोशल ड्यूलिज्म हो गया। मतलब सोशल जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड हो गए, एक वो जिनके पास सब कुछ है, एक वो जिसके पास बहुत सी चीज़ें नहीं है। मतलब जो लोग हैं हैव वाले, जो इनके पास इनकम ज़्यादा थी, वो अपने खर्चे ज़्यादा कर रहे थे, अपने स्टेटस को आगे बढ़ा रहे थे, और एक वो लोग थे जिनके पास इवन खर्चा करने के लिए भी पैसा नहीं था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक ड्यूलिज्म। सोशल इकोनॉमिक ड्यूलिज्म की मैंने बहुत अच्छी सी वीडियो शॉर्ट में 4 मिनट की बना रखी है, आप उसको देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भैया विच वे टू गो, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया जो LPG है वो हमें सब्सक्राइब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोग अपनी अपनी राय है सबकी, हम सब जानते हैं, लेकिन +2 मतलब क्लास 12 के स्टूडेंट होने के नाते आप क्या करेंगे, इसके प्रॉज एंड कॉन्स तो बताएंगे, लेकिन आप ये भी बताएंगे कि LPG आने के बाद इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ा और इकोनॉमी में क्या हुआ, डेवलपमेंट बढ़ा। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ। विच वे टू गो, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि LPG को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, LPG को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका पूरा ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तीनों वीडियोस मैंने आपकी यहाँ पे इस चैप्टर को बिल्कुल दी एंड कर दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने व्यूज़ मुझे दें और मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 5 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच।